बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ का मुनफरिद और ख़ास नंबर सुप्रीम फोर्स मुकम्मल नावल 5वां हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप लोग इमरान सीरीज़ के तमाम नावल जैसे इब्ने सफ़ी, मज़र कलीम, ज़हीर अहमद और दूसरे तमाम राइटर के नावल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, नावल शुरू करते हैं। राजकुमारी चंद्रमुखी इंतहाई सजे हुए कमरे में बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में ठहर रही थी। इसके चेहरे पर शदीद गैज़ो गज़ब के तासरात नुमाया थे। मैं अपने हाथों से इनकी बोटियाँ उड़ा दूंगी, मैं इनकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी। उन्होंने मेरी माँ जी को बेहोश करके अपने ताबूत में खुद कील ढोंक ली है। अब जब तक मैं इन सब को लाशों में तब्दील करके इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े न कर दूं, चैन से न बैठूंगी। इनकी मौत अबरतनाक होगी, इंतहाई अबरतनाक। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इंतहाई घसीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला तो राजकुमारी चंद्रमुखी तेज़ी से घूमी, लेकिन दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए, क्योंकि आने वाली एक अधेड़ उम्र औरत थी। ओह, आप रानी आपा, आप यहाँ कैसे आ गईं? राजकुमारी चंद्रमुखी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी माँ जी ने बुलवाया था बेटी, मैं इनसे मिलकर आ रही हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो कौन लोग थे? तुम्हारी माँ जी तो तुम्हारी तरफ से इंतहाई परेशान है, इन्हें अभी तक गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊँ कि तुम इन खतरनाक लोगों के मुँह न लगो। वो जो कहते हैं इनकी बात मान जाओ। तुम माँ जी की अकलौती औलाद हो बेटी, इसका कुछ तो ख्याल रख लो, वरना इसे कुछ हो गया तो तुम हमेशा के लिए अकेली रह जाओगी। आने वाली औरत ने बड़े फिक्रमंद लहजे में कहा। ओ माँ जी, मुझे अभी तक बच्ची समझती हैं, ये इनकी मोहब्बत है। आप इन्हें समझाएं रानी आपा, खतरे का वक्त तो गुजर गया है, वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने मेरे और मेरी माँ जी के साथ जो कुछ भी किया है, इसका अब मैं इनसे भरपूर इंतकाम लूँगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन हुआ क्या था? तुम्हारी माँ जी तो बेहद डरी हुई हैं, वो तो कुछ बताती नहीं, सिर्फ बार बार यही बात कह रही हैं कि तुम्हें समझाऊं बस। इस औरत ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रानी आपा राजकुमारी चंद्रमुखी की वालदा की रिश्तेदार थीं, बेवा थीं और अपने बेटे के साथ रहती थीं। इनकी और राजकुमारी चंद्रमुखी की माँ जी की बचपन से ही गहरी दोस्ती थी, जो अब तक गहरे ताल्लुकात की सूरत में चली आ रही थी। इसलिए राजकुमारी चंद्रमुखी भी इसकी बेहद इज्जत करती थी और इसे रानी आपा कहकर पुकारती थी। रानी आपा। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इस औरत के सामने कुर्सी पर बैठकर इन्हें तमाम तफसील बता दी। फिर भी अपना ख्याल रखना चंद्रमुखी, अगर तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ पहुंची तो तुम्हारी माँ जी तुमसे पहले मर जाएंगी। इनकी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से मंसूब है। इस औरत ने उठते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें रानी आपा, और माँ जी को भी तसल्ली दें, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। और वो औरत सर हिलाती हुई वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही इसके हकम में दरवाज़ा बंद हुआ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने एक बार फिर टहलना शुरू कर दिया। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकली तो राजकुमारी चंद्रमुखी तेज़ी से मेज़ की तरफ लपकी और इसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, शेर का कॉलिंग ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी चंद्रमुखी अटेंडिंग यू, रिपोर्ट दो ओवर। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इंतहाई तेज़ और तोमखाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। राजकुमारी जी, कोठी तो खाली पड़ी है, इसमें सिर्फ 2 बेहोश मुलाजिम हैं और कोई नहीं है, वो सब वहाँ से निकल कर जा चुके हैं ओवर। दूसरी तरफ से शेरका ने मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वो निकल कर कहीं नहीं जा सकते। साथ वाली कोठियाँ चेक करो, हो सकता है कि वो हमारे निकलते ही साथ वाली कोठी में चले गए हों। वहाँ कार तो नहीं है, इर्द गिर्द के लोगों से भी मालूमात करो, जैसे भी हो ढूंढो इन्हें और लाकर मेरे कदमों में डालो, समझे तुम ओवर। राजकुमारी चंद्रमुखी ने तेज़ लहजे में कहा। यस राजकुमारी जी, मैंने पहले ही साथ वाली कोठी चेक कराई है, ये लोग वहाँ गए थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक अधेड़ उम्र मर्द बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन वो कोठी भी खाली है, वो शायद इसके अकबी तरफ से निकल गए हैं ओवर। शेरका ने जवाब दिया। तुम वही ठहरो, मैं खुद आ रही हूँ ओवर एंड ऑल, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेज़ी से कमरे के बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और चंद लम्हों बाद इसकी बुलेट प्रूफ कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चाकारी कॉलोनी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ जी की कोठी के सामने पहुँच गई। वहाँ 4 काले रंग की कारें मौजूद थीं। जैसे ही राजकुमारी चंद्रमुखी कार रोककर नीचे उतरी, एक तरफ से एक दरमियाने कद
और ठोस जिस्म का नौजवान तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसने करीब आकर बड़े मोदबाना लहजे में राजकुमारी को सलाम किया। किस कोठी में गए हैं वो लोग शेरका? राजकुमारी ने कहा। इस बाएं हाथ वाली कोठी में राजकुमारी जी, शेरका ने जवाब दिया। ओ, रानी रूपचंदा की कोठी में गए हैं वो, आओ मेरे साथ, राजकुमारी ने कहा और तेजी से इस कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गई जिसके बाहर दो मसला आदमी खड़े थे। कोठी का फाटक खुला हुआ था। रानी तो बीमार रहती हैं, कहीं मर तो नहीं गई? राजकुमारी ने फाटक क्रॉस करते हुए अपने पीछे आने वाले शेरका से पूछा। इन दोनों को मैंने अस्पताल भिजवा दिया है राजकुमारी जी, इनकी हालत खराब थी, शेरका ने मोतमाना लहजे में जवाब दिया और राजकुमारी ने इस बात में सर हिला दिया। लान क्रॉस करके वो बरामदे में पहुंची और फिर इधर उधर गौर से देखती हुई वो आगे राहदारी की तरफ बढ़ गई। फिर वो अचानक रुक गई। ओहो, ये लोग वापस बाहर आए हैं, इनके कदमों के निशानात मौजूद हैं, राजकुमारी ने चौंक कर कहा और इसके साथ ही वह तेजी से मुड़ी और वापस बाहर बरामदे में आ गई। ऊपर वाली मंजिल चेक की है? राजकुमारी ने शेरका से पूछा। ऊपर वाली मंजिल? नहीं, ऊपर जाकर वो क्या करेंगे? ऊपर से तो निकलने का रास्ता भी नहीं है, शेरका ने कहा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, राजकुमारी ने कहा और एक बार फिर राहदारी की तरफ बढ़ गई। फिर इसने सारे कमरे और राहदारियां घूम डाली लेकिन इसे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो गहरी नज़रों से इमरान और इसके साथियों का कोई क्ल्यू तलाश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसे वहाँ इनका कोई क्ल्यू ना मिल रहा था जिससे इसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। शेरका, तुमने कौन सी गैस फायर की थी रानी की कोठी में? अचानक राजकुमारी ने पूछा। 36 वाई गैस, ये इंतहाई जोर असर गैस है राजकुमारी जी, शेरका ने जवाब दिया। कितने कैप्सूल फायर किए थे? राजकुमारी ने पूछा। अकबी तरफ और सामने से तकरीबन 10 कैप्सूल बैक वक्त फायर किए थे, शेरका ने जवाब दिया। ओहो, फिर ऊपर जाकर चेक करो, यह गैस बेहद तेज़ है, इतने कैप्सूल फायर होने पर तो ये गैस हर तरफ फैल गई होगी। और तुमने कहा है कि रानी और इसके मुलाजिम दोनों की हालत ख़राब थी, यकीनन इस गैस का असर हुआ होगा, इन लोगों ने इन्हें बेहोश कर दिया होगा, फिर इन पर गैस के असरात हुए होंगे। अगर बेहोश आदमी पर इस गैस के असरात हो जाएं तो इसकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है। जाओ ऊपर मालूम करो, हो सकता है कि वो ऊपर ही हों और वहीं बेहोश होकर गिर गए हों, राजकुमारी ने बाकायदा तजिया करते हुए कहा। यस राजकुमारी जी, शेरका ने कहा और तेज़ी से बाहर की तरफ लपक पड़ा। राजकुमारी भी अंदर जाने के बजाय बाहर बरामदे में आ गई। इसने शेरका के साथ 4 मसला अफराद को सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में जाते हुए देखा। सीढ़ियाँ राहदारी से ऊपर की तरफ जाती थीं। थोड़ी देर बाद शेरका इंतहाई तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वो सब ऊपर बेहोश पड़े हुए हैं, राजकुमारी जी, आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला है, वो सब वहीं हैं, शेरका ने कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी बेइख्तियार मसरत भरे अंदाज में उछल पड़ी और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से राहदारी की तरफ मुड़ी और फिर इकट्ठी 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर पहुंच गई। एक बड़े से कमरे में पहुंचते ही वो रुक गई। वहाँ वाकई एक औरत और 5 मर्द टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। ये इमरान और उसके साथी थे। इनके गिरने का अंदाज बता रहा था कि वो अचानक बेहोश हुए और फिर इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला था। अब देखना इमरान कि राजकुमारी चंद्रमुखी तुमसे कैसा इंतकाम लेती है, तुम्हारी रूह भी सदियों तक वीरानों में सर पटकती फिरेगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर बेहोश पड़े हुए इमरान के जिस्म को बड़े नफरत भरे अंदाज में ठोकर मारते हुए कहा और फिर वो शेरका की तरफ मुड़ी। इन सबको इसी बेहोशी के आलम में पॉइंट 11 के तय खाने में पहुंचा दो, मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन सुनो, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसलिए इसी बेहोशी के आलम में ही इनके हाथ पैर बांध देना। मेरे पहुंचने तक इनमें से किसी एक को भी होश में नहीं आना चाहिए, समझे तुम? राजकुमारी ने शेरका से मुखातब होकर तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। यस राजकुमारी जी, शेरका ने जवाब दिया और राजकुमारी सर हिलाती हुई तेज़ी से वापस मुड़ गई। इसकी आंखों में इस बोकी बिल्ली की आंखों जैसी चमक मौजूद थी जिसे अचानक इंतहाई आसान शिकार नजर आ गया हो। इसका चेहरा भी खुशी से दमक रहा था। इसके आदमियों ने वाकई काम दिखाया था और इमरान और इसके साथी एक बार फिर इसकी गिरफ्त में आ गए थे। राजकुमारी ने फैसला कर लिया था कि इस बार वो इमरान और इसके साथियों से भरपूर अंदाज में इंतकाम लेगी और इन्हें इस काबिल ही ना छोड़ेगी कि वो किसी तरह भी इसके हाथों से निकल सकें। ऐसी नौबत आने से पहले ही वो इन सबको गोलियों से भून कर रख देगी। अचानक एक ज़ोरदार झटका सा लगा और इमरान के जिस्म में इंतहाई तेज़ दर्द की एक लहर दौड़ती चली गई और इस तेज़ दर्द की वजह से इसके ज़हन पर छाई हुई तारीकी रोशनी में तब्दील होने लग गई। और चंद लम्हों बाद जब इसका शऊर बुरी तरह जागा तो इसने बेइख्तियार चौंक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और इसके साथ ही इसके मुंह से बेइख्तियार एक तहील सांस निकल गया।
क्योंकि इसके सारे साथी भी इसके दाएं बाएं मौजूद थे। इन सब के जिस्मों में भी हरकत के आसार मौजूद थे। सबसे आखिर में जूलिया को बांधा गया था और एक नौजवान जूलिया को इंजेक्शन लगाने में मसरूफ़ था। ये एक खासा बड़ा हालनुमा कमरा था जिसकी साख्त किसी कदीम मब्द की तरह थी। दीवारें ठोस पत्थरों की बनी हुई थी, फर्श भी पत्थरों का था। एक तरफ एक दीवार के सामने एक काफ़ी बड़ा आग का अलाव सा जल रहा था। इस अलाव के ऊपर दो जंजीरें लटक रही थी जिनके आखिरी सिरों पर खड़े थे। ये जंजीरें ऊपर एक गार्ड के साथ मुंसलिक थी और गार्डर छत के साथ लगा हुआ था। इस हालनुमा कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो मोटी लकड़ी का बना हुआ था। उसी लम्हे जूलिया के बाजू में इंजेक्शन लगाने वाला मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हम किसके कैदी हैं? कम अज़ कम इतना तो बताते जाओ भाई साहब, इमरान ने इस आदमी से पूछा और वो आदमी चौंक कर इमरान की तरफ बढ़ा। ओ, तुम्हें होश आ गया है? तुम राजकुमारी के कैदी हो और अब तुम्हारा इंजाम इंतहाई अबरतनाक होगा। इसलिए जो दुआ मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, इस आदमी ने कहा और फिर मुड़कर तेज़ी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों बाद वो इस हाल से बाहर निकल गया। इसके साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया और इमरान ने अपने जिस्म के गिर्द बंधी जंजीरों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उसी लम्हे इसके साथी भी कराते हुए होश में आ गए। ये हम कहाँ पहुँच गए हैं इमरान साहिब? सफदर की आवाज़ सुनाई दी। हम राजकुमारी चंद्रमुखी के एक बार फिर से मेहमान बन गए हैं। इसे शायद हमारी मेहमान नवाजी ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद आ गई है जो हमें बार बार काबू कर लेती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसके साथ ही इसने हाथों को कलाई के गिर्द मौजूद कड़ों से निकालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कड़े कलाइयों में फंसे हुए थे। इमरान, ये हम कहाँ हैं और ये आग? उसी लम्हे जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी चंद्रमुखी हमें जिंदा जलाने का प्रोग्राम बनाए हुए है, इसलिए इसने ये अलाव जला रखा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस जूलिया, आप अपने हाथों को कड़ों से निकालने की कोशिश करें, मुझे यकीन है कि आप हाथ निकाल लेंगी, जूलिया के साथ मौजूद कैप्टन शकील ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। नहीं, ये कड़े बहुत तंग हैं, बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती दरवाज़ा एक धमाके से खुला और राजकुमारी चंद्रमुखी अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा मसरत और कामयाबी से चमक रहा था। इसके पीछे एक पहलवान नवा आदमी था जिसके जिस्म पर चुस्त लिबास था और इसने खारदार कोड़ा पकड़ा हुआ था, जबकि इसके पीछे दो मशीन गन बरदार थे। दोनों की बैट्स के साथ होल्स्टर भी मौजूद थे जिनमें से रिवॉल्वर के दस्ते झांक रहे थे। उन्होंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद ना किया था। हाँ, आखिरकार तुम लोग मेरे कब्जे में आ ही गए। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा। उसी लम्हे एक मशीन गन बरदार ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी उठाई और राजकुमारी चंद्रमुखी के पास रख दी। राजकुमारी चंद्रमुखी बड़े फाखराना अंदाज में इस पर बैठ गई, जबकि वो दोनों मशीन गन बरदार और कोड़ा बरदार पहलवान नवा पीछे हटकर मौजबाना अंदाज में खड़े हो गए थे। तुम वाकई गजब की अदाकारा हो राजकुमारी चंद्रमुखी, ख्वामखा या वक़्त ज़ाया कर रही हो। अगर तुम हॉलीवुड चली जाओ तो यकीनन अदाकारी के सारे अवार्ड्स तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएंगे और पूरी दुनिया के करोड़ों हुस्न परस्त और अदाकारी के दिलदादा नाजरीन का भी भला हो जाएगा। इमरान की ज़ुबान रवा हो गई। गुड, तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मुझे तुम्हारी तारीफ़ पसंद आई, इसलिए एक कोड़े की माफ़ी तुम्हें दी जाती है, लेकिन सिर्फ़ एक कोड़े की, राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े शाना अंदाज में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। अरे अभी तो मैंने तारीफ़ शुरू ही नहीं की, अभी तो मैं तुम्हिया बांध रहा था। वैसे एक बात है तुम्हारी तारीफ़ करना, दरअसल सूरज को चिराग, मेरा मतलब है जदीद दौर में सूरज को बिजली का बल्ब दिखाना है। वैसे बाकी दो मशीन गनों से माफ़ी का क्या तरीका कार है? गालियाँ देना पड़ेगी या फिर इनके लिए भी तारीफ़ों से ही काम चल जाएगा? इमरान ने कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम अब अपने आप को पागल जाहिर कर रहे हो? हूँ, एक सिगरेट एजेंट और इस तरह की हरकतें करेगा, ये वाकई तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है, राजकुमारी चंद्रमुखी ने होंठों को गोल करते हुए कहा। तुम्हें किस तरह मालूम हो गया कि मैंने अपने आप को पागल जाहिर कर रहा हूँ? इमरान ने हैरान होकर कहा। इसकी हैरत हकीकी थी। ये बाकी मशीन गनों और गालियों का क्या मतलब? राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारे आदमियों के पास एक कोड़ा और दो मशीन गनें हैं और तुमने मेरी माफ़ी पर कोड़ा माफ़ कर दिया है। इस तरह अब दो मशीन गनें रह गई हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये भी तारीफ़ से माफ़ होंगी या गालियों से? इमरान ने कहा। ओ, अब समझी, तो ये मतलब था तुम्हारा, जबकि मेरा मतलब और था। मैं तुम्हें 100 कोड़े मारने का फ़ैसला करके आई थी, जिनमें से एक कोड़ा मैंने माफ़ कर दिया है, राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ अच्छा,
इसका मतलब है कि अब 99 तारीफ़ें मज़ीद करना पड़ेंगी। लेकिन राजकुमारी चंद्रमुखी, अब अगर तुम्हारे अंदर इतनी तारीफ़ के काबिल सलाहियतें ही ना हों तो फिर? इमरान ने कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी बेइख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। संकारा, इसने चीख कर अपने अकब में खड़े हुए कोड़ा बरदार पहलवान से मुखातब होकर कहा। हुक्म राजकुमारी जी। कोड़ा बरदार ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, आगे बढ़ो और पूरी कुव्वत से गिनकर 99 कोड़े इस इमरान को मारो। अगर तुम्हारा हाथ एक लम्हे के लिए भी रुका तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा। हुक्म की तामील होगी राजकुमारी जी। इस पहलवान नमा आदमी ने घबराए हुए लहजे में कहा और कोड़े को हवा में झटकाता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ राजकुमारी, इस तरह का हुक्म देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर मेरे जिस्म से कोड़ा छू भी गया तो इसके बाद मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तमाम रायतें ख़त्म हो जाएंगी। इमरान ने यकलखत इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मेरे लिए रायतें? बहुत खूब, तो तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकोगे? राजकुमारी ने तंजिया अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। अलबत्ता इसने आगे बढ़ते हुए पहलवान नमा कोड़ा बरदार को हाथ के इशारे से रोक दिया। हाँ, मैंने अब तक तुम्हारे साथ रायत की है सिर्फ इसलिए कि तुम एक मासूम सी बच्ची की तरह हो और इसके साथ तुम्हारी बहरहाल सरकारी हैसियत भी है और फिर तुम यहाँ की राजकुमारी भी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे हाथों कोई नुकसान पहुँचे। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, चलो जो रायत तुमने की है वो मैं भी कर देती हूँ, और वो ये कि तुम्हारी हलाकत तुम्हारे साथियों के बाद होगी ताकि तुम अपनी आंखों से अपने तमाम साथियों का हशर देख सको। अब कार्रवाई का आगाज़ इस सूरत से होगा जिसे तुम जूलिया कहते हो। इसने मेरी माँ जी की कनपट्टी पर पिस्टल रखा था। इस जुर्म की ऐसी अबरतनाक सज़ा का इसने कभी तसव्वुर तक न किया होगा। इसे अब इस बात की सज़ा भुगतनी होगी, भयानक सज़ा। राजकुमारी ने इंतहाई सरद लहजे में कहा, मैं कह रहा हूँ कि अब भी वक्त है, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इमरान ने गिराते हुए कहा, बाशो और जोगो, तुम दोनों इस औरत को जंजीरों से आज़ाद करके अलाव के ऊपर उल्टा लटका दो। चंद्रमुखी ने दोनों मशीन गन बरदारों से कहा। यस राजकुमारी जी, दोनों ने कहा और अपनी मशीन गनें वहीं दीवारों के साथ लगाकर वो तेज़ी से जूलिया की तरफ बढ़ने लगे। ख्याल रखना, ये भी इस इमरान के साथी है। राजकुमारी ने कहा। यस राजकुमारी जी, इनमें से एक ने कहा, और फिर जूलिया के करीब जाकर इनमें से एक ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और इसका ढक्कन खोलकर इसने बोतल का मुंह ज़बरदस्ती जूलिया की नाक से लगा दिया। दूसरे हाथ से इसने जूलिया का सर पकड़ लिया था और इसके साथ ही जूलिया का जिस्म ढीला पड़ता चला गया। इसने बोतल हटाई और इसका ढक्कन बंद करके इसने इसे वापस जेब में रखा और फिर इन दोनों ने आगे बढ़कर जूलिया की जंजीरों को खोलना शुरू कर दिया। जूलिया का जिस्म इनके हाथों पर लटका हुआ था। इमरान ने होंठ पेच रखे थे, लेकिन अचानक इसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई क्योंकि इसने जूलिया के एक हाथ को आहिस्ता से हरकत करते देख लिया था जो एक आदमी के होल्स्टर में मौजूद रिवॉल्वर की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि जूलिया बेहोश नहीं हुई थी बल्कि इसने सांस रोक लिया था और अब वो बेहोश होने की अदाकारी कर रही थी। जब सारी जंजीरें खुल गई तो अचानक वो आदमी जिस पर जूलिया का वजन पड़ा हुआ था तेज़ी से लड़खड़ा कर पीछे हटता चला गया। इसके साथ ही रिवॉल्वर के धमाके हुए और बाशों और जोकों की चीखों से कमरा गूंज उठा। जूलिया ने इस आदमी के होल्स्टर से अचानक रिवॉल्वर खींचकर इसे ज़ोर से धक्का दे दिया था और इसके अचानक लड़खड़ा कर पीछे हटते ही जूलिया ने इन पर फायर खोल दिया था। ये देखते ही राजकुमारी चंद्रमुखी उछलकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और इसने बिजली की सी तेज़ी से कमरे के अकबी खुले दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। जूलिया ने इस पर फायर किया, लेकिन अचानक कोड़ा बरदार पहलवान दरमियान में आ गया और राजकुमारी चंद्रमुखी न सिर्फ बच गई बल्कि वो दरवाजे के से बाहर जा गिरी और गायब हो गई। जूलिया दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुक जाओ जूलिया, पहले हमें आज़ाद करो, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, इमरान ने चीख कर कहा और जूलिया जो दौड़ती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी यकलखत ठटक कर रुक गई। इसने जल्दी से भारी दरवाज़ा एक धमाके से बंद किया और इसको लॉक कर दिया। काश ये पहलवान अचानक सामने ना आ जाता तो मैं इस राजकुमारी को देख लेती। जूलिया ने वापस मुड़ते हुए कहा। वो वाकई बेहद फुर्तीली और अय्यार ज़हन की मालिका है। इसके आवाज़ असलाना था, इसलिए इसने फरार होने में ही आफियत समझी, इमरान ने कहा। और जूलिया ने आगे बढ़कर तेज़ी से इमरान की कलाइयों के गिर्द मौजूद कड़े खोल दिए और इमरान अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि जूलिया इमरान के साथ मौजूद सफ्तर की तरफ बढ़ गई।
पहलवान और मशीन गन बरदार तीनों अफराद अब साख्त हो चुके थे। इमरान ने अपने पैरों के गिर्द मौजूद कड़े खोले और फिर उछलकर आगे बढ़ गया। इसने दीवार के साथ खड़ी मशीन गन उठाई और फिर दरवाज़ा खोलकर इसने बाहर छलांग लगा दी। ये एक राहदारी थी जो एक तरफ से बंद थी जबकि दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर बैक वक़्त इसने कई सीढ़ियाँ फलांगता हुआ खुले दरवाजे से यकलखत बाहर निकला और इसके साथ ही वो बिजली की सी तेज़ी से घूम गया। लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुंह से एक तहील सांस निकल गया क्योंकि बरामदा खाली था। सामने एक खुला सेन था जिसमें मौजूद लकड़ी का फाटक खोला हुआ था। इमरान इमारत के बाकी हिस्सों को चेक करने लगा लेकिन ये कदीम मबदनमा इमारत यकसर खाली पड़ी हुई थी। इमरान ने तेज़ी से बरूनी फाटक से बाहर निकलकर देखा तो ये इमारत एक घने जंगल में बनी हुई थी। एक कच्ची सी सड़क सामने दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी और इस पर उड़ती हुई धूल बता रही थी कि राजकुमारी चंद्रमुखी कार में बैठकर थोड़ी देर कबल फरार हुई है और ये धूल इस कार की तेज़ रफ्तारी की वजह से उड़ रही है। इमरान ने एक तहील सांस लिया और वापस अंदर की तरफ मुड़ गया। उसी लम्हे इसने अपने साथियों को बरामदे में आते हुए देखा। वो निकल गई और इमारत खाली है। शायद यहाँ यही लोग रहते हैं। इचने जूलिया ने ख़त्म कर दिया है, इमरान ने कहा तो इन सब के नए हुए असाब ढीले पड़ गए। इमरान साहिब, ये औरत हद दर्जा मकार और अयार है, इसके साथ अब खुली जंग करना पड़ेगी। सफदर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन इमरान मान नहीं रहा था, हालांकि इसने दोबारा धोखा दिया है। जूलिया ने कहा, दूसरी बार तो मैं बेहद चुकाना था लेकिन मेरे जहन में यह तसव्वुर भी न था कि इस बूढ़ी औरत के मकान में इस किस्म का सिस्टम मौजूद होगा। बहरहाल अब ये बचकर नहीं जा सकेगी। अगर जूलिया सांस न रोक लेती तो जो सज़ा इसने जूलिया को देने का सोचा था वो वाकई इंतहाई अबरतनाक थी और हम बेबस थे। वेल डन जूलिया, रियली वेल डन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया का चेहरा यकलखत मसरत की शिद्दत से खिल उठा। मैंने फैसला कर लिया था, अगर वो मुझे वैसे ही खोलते तब भी मैं इन्हें ख़त्म कर देती, लेकिन जब इसने बेहोश करने वाली गैस की बोतल निकाली तो मैंने प्लानिंग कर ली और सांस रोक लिया। मेरी नज़र इसके होल्स्टर में मौजूद रिवाल्वर पर थी ताकि मैं इसे निकालकर पांसा पलट सकूं और मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब रही। फाटक की तरफ बढ़ते हुए जूलिया ने खुद ही तफसील बताते हुए कहा, आपकी होशियारी ने आज हम सबको बचा लिया, वरना इस बार इमरान स्वाइप समेत हम वाकई बेबस होकर रह गए थे। कैप्टन शकील ने कहा और जूलिया मुस्कुरा दी। इमारत से निकलकर वो कच्ची सड़क पर जाने के बजाय इसके साथ साथ जंगल में से होते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया होगा कि अचानक दूर से इन्हें धूल उड़ती हुई दिखाई दी। इसके साथी आ रहे हैं, होशियार हो जाओ, हमने इनसे गाड़ियां भी हासिल करनी हैं और इनमें से एक को जिंदा भी पकड़ना है। सब के सब दरख्तों की ओट ले लो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही वो खुद भी तेज़ी से एक चौड़े दरख्त के तने की ओट में हो गया। सारे साथी बिजली की सी तेज़ी से मुख्तलिफ दरख्तों की ओट में हो गई। दूसरे लम्हे इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई दो कारें इनके सामने से गुजरकर इमारत की तरफ बढ़ गईं। जब वो कारें दूर निकल गईं तो इमरान ओट से बाहर आ गया। आओ, हमें इनके पीछे जाना है, जल्दी करो, लेकिन ख्याल रखना ये लोग इमारत को खाली देखकर फ़ौरन ही बाहर आएंगे हमें तलाश करने के लिए, इमरान ने कहा और फिर वो सब तेज़ी से दौड़ते हुए वापस इमारत की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद वो इमारत के सामने पहुंच गए। इमारत के खुले सेन में दोनों कारें खड़ी नजर आ रही थीं। दो आदमी बरामदे में मौजूद थे, इनके हाथों में मशीन गन थी। और लेकर फाटक की तरफ बढ़ो, इमरान ने आहिस्ता से कहा और फिर वो सब ओट लेकर तेज़ी से पहले इमारत की चार दीवारी की साइड पर पहुंचे और फिर तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। जल्दी करो, बाहर चलो, वो जंगल में ही होंगे, राजकुमारी जी का हुक्म है कि इन्हें जंगल में ही तलाश करके ख़त्म करना है। अचानक एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें फाटक की तरफ आने लगी। इमरान ने अपने साथियों को हाथ से मखसूस इशारा किया और वो सब तेज़ी से वापस होकर चार दीवारी के सिरे पर पहुंचकर साइड में हो गए। सबसे आगे इमरान था जबकि बाकी साथी इसके पीछे दीवार के साथ लगे हुए थे। इमरान ने ज़रा सा सर बाहर करके देखा तो 6 आदमी दौड़ते हुए फाटक से बाहर निकले। इनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। वो लाजमन मेरे रोड की तरफ ही गए होंगे, हमें इन्हें हर सूरत में पकड़ना है, चलो जल्दी, एक आदमी ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वह 6 के 6 इसी तरफ को आगे बढ़ने लगे जिधर इमरान और उसके साथी मौजूद थे। लेकिन बालों का हमारी कारों की धूल तो इन्हें नज़र आई हुई होगी, हो सकता है वो जंगल के अंदर छुप गए हों, एक और आदमी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि दूसरा आदमी कोई जवाब देता, इमरान ने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही इनमें से 5 अफराद चीखते हुए नीचे गिरे जबकि छठा आदमी बिजली की सी तेज़ी से उछलकर झाड़ियों में घुस गया। खबरदार, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, हाथ सर पर रख कर खड़े हो जाओ,
इमरान ने चीखते हुए कहा और इसके साथ इसने झाड़ियों की साइड पर फायर कर दिया। दूसरे लम्हे वो आदमी सर पर दोनों हाथ रखे झाड़ियों के पीछे से उठकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा मौत के खौफ से जर्द पड़ा हुआ था। आगे आ जाओ फाटक की तरफ, जल्दी करो, इमरान ने चीखते हुए कहा और वो आदमी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे आने लगा। मुंह दूसरी तरफ कर लो फौरन, इमरान ने कहा तो वो आदमी तेजी से मुड़ गया। इमरान बिजली की तेजी से ओर से बाहर आ गया। इसके साथी भी दौड़ते हुए ओर से बाहर निकले और इसके चारों तरफ पहुंचकर उन्होंने इसे घेर लिया। इसकी तलाशी लो सफदर, इमरान ने कहा और सफदर ने आगे बढ़कर इसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद एक मशीन पिस्टल और एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर इसकी जेब से बाहर आ गया। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने गिराते हुए पूछा। बालों का, इस आदमी ने कहा। तुमने दुरुस्त जवाब दिया है क्योंकि तुम्हारे साथी ने तुम्हारा नाम बालों का ही लिया था और तुम ही अपने साथियों को लीड कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें निशाना नहीं बनाया था, इमरान ने जवाब दिया। तो बालों का ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए। मेरे तसव्वुर में भी न था कि तुम लोग भाग जाने के बजाय यहीं पॉइंट 11 के बाहर ही छुपे हुए होगे। चंद लम्हों बाद बालों का ने कहा तुम्हारी कारों की धूल हमें वापस ले आई थी। बहरहाल अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये बता दो कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए, क्या तुम करीब ही थे, इमरान ने कहा। वो सब इमारत की तरफ ही चल रहे थे। मेरा ग्रुप यहाँ से कुछ फासले पर चेकिंग कर रहा था। हमारी ड्यूटी यही थी। हमें चीफ बाशो की कॉल आई और हम यहाँ पहुँच गए, बालोका ने जवाब दिया। चीफ बाशो, वो कौन है, इमरान ने चौंक कर पूछा। वो हेड क्वार्टर इंचार्ज है और राजकुमारी का नंबर 2 है, सबको वही लीड करता है, बालोका ने जवाब दिया। तुमने जब पॉइंट 11 को खाली देखा तो क्या तुमने बाशो से रब्ता किया था, या राजकुमारी से, इमरान ने कहा। बाशो से, लेकिन फिर राजकुमारी ने बराह रास्त बात की, बालोका ने जवाब देते हुए कहा। हेड क्वार्टर कहाँ है, ख्याल रखना मुझे इस बारे में मालूम है, मैं सिर्फ तस्दीक के लिए पूछ रहा हूँ, इमरान ने कहा। हेड क्वार्टर प्रिंस एम्पायर में है, आकोमती रोड पर प्रिंस एम्पायर है, तुम चाहे तस्दीक कर लो, बालोका ने जवाब दिया। तुम वहाँ जाते रहते हो, इमरान ने पूछा। हाँ बिल्कुल, हमारा हेड क्वार्टर भी वहीं है। हमारा ताल्लुक सुप्रीम फोर्स के चेकिंग ग्रुप से है, लेकिन हमारा हेड क्वार्टर प्रिंस एम्पायर के एक कोने में है। असल हेड क्वार्टर में सिवाय राजकुमारी जी, बाशो और ख़ास आदमियों के और कोई दाखिल नहीं हो सकता और ना ही किसी और को जहाँ जाने की इजाज़त है, बालोका ने जवाब दिया। ओके, अब ये बताओ कि कितने चेकिंग ग्रुप हैं, हमारी तलाश करें, इमरान ने पूछा। 10 ग्रुप हैं और सब अपने अपने मखसूस एरिए में काम कर रहे हैं, बालोका ने जवाब दिया। चेकिंग ग्रुप्स का इंचार्ज कौन है, इमरान ने पूछा। साकारा नाम है इसका, बालोका ने जवाब दिया। ओके, बैठ जाओ कार में, हम तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ देंगे, लेकिन ख्याल रखना अगर कोई गलत हरकत की तो जान से हाथ धो बैठोगे, इमरान ने कहा। और फिर इसे सेन में खड़ी एक कार में पिछली सीट पर बैठा दिया गया। इसके दोनों तरफ सफदर और कैप्टन शकील बैठ गई, जबकि इमरान ड्राइविंग सीट पर और जूलिया इसके साथ बैठ गई। सिद्दीकी और तनवीर को इमरान ने दूसरी कार में बैठने के लिए कहा और चंद लम्हों बाद दोनों कारें तेज़ी से मुड़कर इमारत से बाहर निकली और मेन रोड की तरफ बढ़ती चली गईं। मेन रोड पर पहुंचकर इमरान ने कोर्ट में बालों का बेहोश करने के लिए कहा तो कैप्टन शकील ने अचानक इसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मार दिया और वो ओह कहकर आगे की तरफ झुका ही था कि दूसरी तरफ सफदर ने लगा दी और बालों का बेहोश होकर वहीं ऊंधा हो गया। इमरान ने कार एक साइड पर करके रोक दी। इसे उठाकर जंगल के अंदर डाल दो, इमरान ने कहा। इसे ख़त्म क्यों ना कर दें, जूलिया ने कहा। क्या फ़ायदा वहाँ की कत्लो गारत का, ये अब हमारा क्या बिगाड़ सकता है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन शकील ने नीचे उतरकर बेहोश बालोका को खींचकर कार से बाहर निकाला और फिर इसे कंधे पर लाद कर वो तेज़ी से जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, ये कारें तो हमें छोड़नी होंगी, जूलिया ने कहा। ये सड़क शहर से बाहर है, हम शहर पहुंचकर इन्हें छोड़ देंगे। हमें सबसे पहले मेकअप का सामान और रहायश का चाहिए, इसके बाद हमने बराह रास्त इस हेड क्वार्टर पर हमला करना है। इस बार राजकुमारी चंद्रमुखी को हम भाग निकलने का कोई मौका नहीं देंगे, इमरान ने कहा। लेकिन ये सामान कहाँ से खरीदा जाए, शहर में तो हर तरफ सुप्रीम फोर्स के लोग फैले हुए होंगे, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हमारे पास कॉल करने के लिए सेल फोन्स भी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शहर के करीब कोई ना कोई पब्लिक फ़ोन बूथ सड़क पर होगा, वहाँ से फ़ोन करके इंतज़ाम हो जाएगा, इमरान ने कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील वापस आकर कार में बैठ गया तो इमरान ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। आप अगर इन्हें ढील न देती तो अब तक इनका खात्मा हो चुका होता, कमरे में बैठे हुए लंबे कद और भारी जिस्म के एक नौजवान ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। तो मेज़ की दूसरी तरफ बैठी हुई राजकुमारी चंद्रमुखी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों, क्या तुम इनसे खौफजदा हो गए हो बाशो, राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ नहीं राजकुमारी जी, मैं भला इनसे खौफजदा क्यों होने लगा,
मैं तो इनके बार बार हाथों से निकल जाने पर परेशान हो रहा हूँ। इन्हें अब तक आपके हाथों हलाक हो जाना चाहिए था। इस नौजवान ने भौंक कर कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी ने बेइख्तियार हंस दी। मेरे ख्याल में इसी तरह तो लुत्फ़ आता है बाशो। अगर मैं इन्हें सीधे साधे अंदाज में गोली मार देती तो क्या लुत्फ़ आता, क्या एडवेंचर होता। अब देखो कितना लुत्फ़ आ रहा है। वो चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं, लेकिन कब तक और कहाँ छुपेंगे। वो कोई भी मेकअप कर लें, कहीं भी चले जाएं। जैसे ही वो कंप्यूटर लाइन क्रॉस करेंगे, चेक हो जाएंगे और पकड़े जाएंगे। मरना तो बहरहाल है उन्होंने, लेकिन ऐसे खेल में लुत्फ़ भी है और एडवेंचर भी। दुनिया की मानी हुई पाकिया सिगरेट सर्विस, जिससे पूरी दुनिया की सर्विसेज खौफजदा रहती हैं, अब वो भूटान की सुप्रीम फोर्स के खौफ से भागती फिर रही हैं। क्या तुम्हें इस खेल में लुत्फ़ नहीं आ रहा? बोलो, जवाब दो। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। तो बाशो ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। लुत्फ़ तो वाकई आ रहा है राजकुमारी जी। मैं तो इसलिए परेशान हो रहा था कि अगर वो आप पर काबू पा लेते तो। बाशो ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझ पर कौन काबू पा सकता है? मेरा नाम राजकुमारी चंद्रमुखी है। राजकुमारी चंद्रमुखी, समझे तुम? राजकुमारी मौत से भी ज़्यादा खौफनाक है और मौत पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि बाशो को जवाब देता, मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और राजकुमारी चंद्रमुखी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोमखाना लहजे में कहा। साकारा की कॉल है राजकुमारी जी। दूसरी तरफ से एक मौतबाना बात करते हुए कहा। ओके, बात कराओ इससे मेरी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने चौंक कर कहा। हेलो, साकारा बोल रहा हूँ राजकुमारी जी। मेरे आदमियों ने इमरान और इसके साथियों का एक बार फिर खोज निकाल लिया है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, कहाँ हैं वो लोग? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। दारुल हुकूमत के होटल काबान के मालिक प्रिंस काठियार ने इन्हें कोई रहायशगाह मुहैया की है। चूँकि प्रिंस काठियार का ताल्लुक शाही खानदान से है राजकुमारी जी, इसलिए हमने बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ से चेकिंग ग्रुप के इंचार्ज साकारा ने मोदबाना लहजे में कहा। प्रिंस काठियार ने इन्हें रहायशगाह मुहैया की है, ये कैसे हो सकता है? तफसील बताओ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने गराते हुए कहा। राजकुमारी जी, मेरा एक मुखबर होटल काबान में एक्सचेंज ऑपरेटर है। चूँकि मैंने अपने आदमी को बता दिया था कि इमरान अपने आप को प्रिंस ऑफ डंप ही कहता है, इसलिए जैसे ही प्रिंस ऑफ डंप की कॉल आई, मेरा आदमी चुकन्ना हो गया। वो प्रिंस ऑफ डंप किसी पब्लिक फ़ोन बूथ से बोल रहा था और प्रिंस काटार से बात करना चाह रहा था। ऑपरेटर ने बात करा दी, लेकिन साथ ही इसने इसे टेप भी कर लिया। चूँकि मुकामी कॉल को वो मॉनिटर नहीं कर सकता था, इसलिए इसने बाद में ये टेप सुनी तो पता चला कि प्रिंस ऑफ डंप ने प्रिंस काठियार से फौरी तौर पर एक रहायशगाह मुहैया करने की फरमाइश की। तो प्रिंस काठियार ने हामी भर ली और इसे होटल आने के लिए कहा, लेकिन प्रिंस ऑफ डंप ने इसे कहा कि वो फ़ोन पर इस रहायशगाह की तफसील न बताए, बल्कि शाही बाग में इस रहायशगाह की चाबी लेकर आ जाए। वो इससे वहाँ खुद ही वसूल कर लेगा। प्रिंस काठियार ने इस पर भी तैयार हो गया। इसके बाद गुफ्तगू ख़त्म हो गई। ऑपरेटर ने दोबारा प्रिंस काठियार को खुद कॉल किया तो पता चला कि वो अचानक उठकर कहीं चले गए हैं। ऑपरेटर ने फौरी तौर पर मुझसे रब्ता किया। मैंने एक चेकिंग ग्रुप की ड्यूटी शाही बाग में लगा दी, लेकिन वो चेकिंग ग्रुप एक ट्रैफिक ब्लॉकिंग में फंस गया और जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ से प्रिंस काठियार वापस जा चुके थे। इसने मुझे इत्तला दी। मैंने होटल से मालूमात हासिल की तो पता चला कि प्रिंस काठियार वापस होटल पहुँच गए हैं। अब मैंने आपको कॉल किया है। सागारा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद मालूम कर लेती हूँ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा और क्रेडल दबाकर इसने फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राजकुमारी जी, काठियार इंतहाई सख्त मिजाज प्रेस है, वो इस तरह आसानी से कुछ नहीं बताएंगे। अचानक बाशो ने कहा। वो भी लाडर की वजह से सारी गुफ्तगू सुन रहा था। कैसे नहीं बताएंगे? क्या वो मुझसे भी छुपाएंगे? मेरे सामने इनकी ऐसी ज़रूरत हो सकती है? राजकुमारी चंद्रमुखी ने क्रेडल पर हाथ रखते हुए कहा। इनके ताल्लुकात बराह रास्त शाह से हैं। बाशो ने कहा। तो फिर? राजकुमारी ने होंठ छिपाते हुए कहा। अगर आपने फ़ोन पर बात की तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और हो सकता है कि वो इस इमरान को भी फ़ोन करके खबरदार कर दें। बाशो ने कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या मैं शाह से दरख्वास्त करूं कि वो इनसे पूछें? राजकुमारी चंद्रमुखी ने जलाए हुए लहजे में कहा। राजकुमारी जी, उन्होंने सुप्रीम फोर्स के मुकाबले में इमरान का साथ देकर मुल्क से गद्दारी की है। आप इन्हें होटल से अगवा कराएं और फिर किसी ऐसी जगह पूछगछ करें जहाँ से वो फौरी तौर पर इमरान को होशियार न कर सकें। इस तरह हम एक बार फिर इस इमरान और उसके साथियों को कवर कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। बाशो ने कहा। ठीक है, तो फिर जाओ और इन्हें अगवा कर कर पॉइंट 2 पर पहुंचा दो। मैं वही इनसे पूछ करूंगी। मैं देखती हूँ कि वो किस तरह नहीं बताते, राजकुमारी चंद्रमुखी ने गिराते हुए कहा।
और बाशु सर हिलाता हुआ कुर्सी से उठा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रिंस काठियार और इमरान के आपस में ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? प्रिंस काठियार के मुताल्लिक तो आज तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे मालूम हो सके कि वो इसे सिगरेट एजेंटों से कोई दिलचस्पी हो। राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अचानक एक ख्याल आते ही इसने तेजी से रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राज पैलेस। एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी चंद्रमुखी बोल रही हूँ, आला अक़दस से बात कराओ फ़ौरन। राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोहमखाना लहजे में कहा। यस राजकुमारी। दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई मोहताना लहजे में कहा गया। चंद्रमुखी, क्या बात है? क्यों इस तरह बरारास्त कॉल की है? चंद लम्हों बाद शाह बाटान की सर्द आवाज़ सुनाई दी। शायद वो इस तरह बरारास्त कॉल को पसंद न करते थे। आला अक़दस, गुस्ताखी की माफ़ी चाहती हूँ। आपको तो इल्म है कि बख्शिया सिगरेट सर्विस अली इमरान के सरबराही में डॉक्टर जैकुलिन फ्रेंडिस थंडर फ्लैश वपैन और थंडर फ्लैश लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करने के लिए यहाँ आई हुई है और सुप्रीम फोर्स के खिलाफ काम कर रही है। सुप्रीम फोर्स ने इनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया था और वो मारे जाते, लेकिन अचानक उन्होंने काबान होटल के मालिक प्रिंस काटियार से रब्ता किया और प्रिंस काटियार ने इन्हें खुफिया रहायशगाह मुहैया कर दी और इनसे पूरा तावन करने का भी ऐलान कर दिया। चूँकि प्रिंस काटियार का ताल्लुक शाही ख़ानदान से है, इसलिए आपकी इजाज़त के बगैर मैं इनसे सख्ती से पूछ कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन मैंने आपको कॉल किया है। उम्मीद है इन हालात में आप मेरी माजरत को कबूल फरमाएंगे। राजकुमारी चंद्रमुखी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, अगर वाकई ऐसे हालात हैं तो तुम्हारी माजरत कबूल की जाती है, और अगर प्रिंस काटियार वाकई ऐसा कर रहा है तो फिर वो बाटान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया और राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब मैं देखूंगी इस प्रिंस काठियार को। राजकुमारी चंद्रमुखी ने मसरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो राजकुमारी चंद्रमुखी ने रिसीवर उठा लिया। यस, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। बाशु बोल रहा हूँ राजकुमारी जी, आपके हुक्म की तामील हो चुकी है। दूसरी तरफ से बाशु ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठी और तेज़ी से बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद इसकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से एक मसरूफ सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर ड्राइविंग करने के बाद वो एक रहायश कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर इसने कार एक खासी बड़ी कोठी के बंद फाटक के सामने रोक दी और मखसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो साइड गेट खुला और एक नौजवान बाहर निकला, लेकिन सामने राजकुमारी और इसकी कार को देखकर इसने बौखलाए हुए अंदाज में सलाम किया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और राजकुमारी चंद्रमुखी कार अंदर ले गई। बरामदे में 2 मुसल्ह आदमी खड़े थे जो तेज़ी से आगे बढ़े और फिर जैसे ही राजकुमारी कार से नीचे उतरी, इन दोनों ने बड़े मोहताना अंदाज में सलाम किया। राजकुमारी सर हिलाती हुई आगे बढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से तहखाने में पहुंच चुकी थी। यहाँ भी 2 मुसल्ह आदमी मौजूद थे। एक कुर्सी पर राड्स में जकड़ा हुआ एक अधेड़ उम्र आदमी बेहोशी की हालत में मौजूद था। इसका चेहरा चौड़ा था, जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का 3 पीस सूट था। इसे होश में ले आओ सतारो। राजकुमारी ने इसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए वहाँ मौजूद एक आदमी से कहा और वो आदमी तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और इसका ढक्कन खोलकर इसने शीशी का दहाना इस बेहोश आदमी के नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके वो पीछे हट गया। शीशी इसने वापस जेब में डाल ली थी। चंद लम्हों बाद बेहोश आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमदार होने लग गए और फिर इसने कराते हुए आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो इसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर इनमें शऊर की चमक उभर आई। इसके साथ ही इसने बेइख्तियार चौंक कर उठने की कोशिश की, इधर उधर देखा और फिर इसकी नज़रें सामने बैठी हुई राजकुमारी चंद्रमुखी पर जम गई। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे। ये सब क्या है? तुम राजकुमारी चंद्रमुखी, ये तुमने क्या किया? मुझे इस तरह क्यों जकड़ रखा है? और ये कौन सी जगह है? ये सब क्या है? इस आदमी ने इंतहाई हैरत अंगेज़ लहजे में कहा। मुल्क के गद्दारों के साथ तो इससे भी बदतर सलूक किया जाता है। प्रिंस काठियार, तुम क्या समझते थे कि तुम मुल्क से गद्दारी करोगे तो इसका हमें पता नहीं चलेगा? राजकुमारी चंद्रमुखी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कह रही हो? मुल्क के गद्दारों के साथ क्या मतलब? क्या तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो? मुझ पर? प्रिंस काठियार पर? क्या तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? प्रिंस काठियार ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। हाँ, तुमने मुल्क के दुश्मनों के साथ तावन किया है। क्या तुमने प्रिंस ऑफ डम को रहायशगाह मुहैया नहीं की? बोलो, नहीं की? राजकुमारी चंद्रमुखी ने तेज लहजे में कहा। प्रिंस ऑफ डम को रहायशगाह
लेकिन तुम तो मुल्क से गद्दारी की बात कर रही थी, प्रिंस खाटियार ने चौंकते हुए कहा। प्रिंस साहब ढम बाटान के मफादात के खिलाफ यहाँ काम कर रहा है। इसने सुप्रीम फोर्स से बचने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है और तुमने जिस तरह शाही बाग में जाकर इसे रहायशगाह की चाबियाँ दी हैं, इससे जाहिर होता है कि तुम्हें पूरी तरह मालूम है कि वह बाटान के खिलाफ काम कर रहा है, वरना तुम्हें इस कदर खुफिया अंदाज में इसे चाबियाँ देने की क्या ज़रूरत थी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने तल्ख लहजे में कहा। ओ तो ये बात है, अगर ऐसा है तो फिर वाकई मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाटान और पाकिया के दरमियान तो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, फिर वो यहाँ कैसे बाटान के खिलाफ काम कर सकता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो पाकिया सिगरेट सर्विस के लिए काम करता है। एक बार इसने एक्रेमिया में मेरी जान बचाई थी, तब से इसके मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैं तो यही समझता था कि यहाँ वो किसी और मुल्क के एजेंटों के खिलाफ काम कर रहा होगा। इसने मुझसे रहायशगाह के लिए बात की तो मैंने अपनी जान बचाने का एहसान उतारने के लिए इसकी मदद कर दी। इसमें गद्दारी करने का कहाँ सवाल उठता है। प्रिंस काठियार ने होंठ चबाते हुए कहा। तुमने जो रहायशगाह इसे दी है, इसका पता बताओ। अगर तुमने दुरुस्त पता बता दिया तो फिर मैं यही समझूंगी कि तुमने वाकई गलत फहमी में इसकी मदद की है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। मैं इसे खुद समझा लूँगा कि वो बाटान के खिलाफ काम ना करे, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ना टालेगा। प्रिंस काठियार ने जवाब दिया। तो तुम वो पता नहीं बताओगे? राजकुमारी चंद्रमुखी ने गिराते हुए कहा। नहीं, वो मेरा दोस्त भी है और मोहसन भी। या तो मैं इसे रहायशगाह देने से इनकार कर देता, लेकिन अब अगर मैंने इसे रहायशगाह दे दी है तो अब मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अलबत्ता मैं इससे खुद बात कर लूँगा, मैं इससे रहायशगाह खाली करवा लूँगा, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगा और मेरी दी हुई रहायशगाह खाली करके चला जाएगा। जब वो मेरी रहायशगाह से चला जाएगा फिर मेरा इससे कोई ताल्लुक ना रहेगा। इसके बाद तुम इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती हो, इससे मुझे कोई सरोकार ना होगा। प्रिंस काठियार ने जवाब दिया। तुम शायद इस ख्याल में हो कि तुम्हारे ताल्लुकात शाह से हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ना कहूँगी। ये बात जहन से निकाल दो। मैंने शाह से बात कर ली है और शाह ने मुझे इख्तियार दे दिया है कि तुमसे सच उगलवा लूँ जिस तरह भी चाहूँ। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। तुम मुझे गोली मारोगी? ठीक है, मार दो गोली, लेकिन मैं अपने असूल के खिलाफ काम नहीं करूँगा। मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि मैं प्रिंस से अपनी दी हुई रहायशगाह फौरी तौर पर खाली करा लूँगा तो तुम्हें इसरार नहीं करना चाहिए। प्रिंस काठियार ने जवाब दिया। सातूर। राजकुमारी चंद्रमुखी ने यकलकत गुस्से से चीखते हुए कहा। यस राजकुमारी जी। इस आदमी ने जो प्रिंस काठियार को होश में लाया था तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। अलमारी से कोड़ा निकालो और काठियार के जिस्म पर इस वक्त तक बरसाते रहो जब तक ये पता ना बता दे। अगर तुम्हारा हाथ एक लम्हे के लिए भी रुका तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा। यस राजकुमारी जी, सातूर ने कहा, और तेजी से मुड़कर एक साइड में दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया। प्रिंस काठियार होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था। अभी तुम सब कुछ बता दोगे? अभी? राजकुमारी चंद्रमुखी ने प्रिंस काठियार से मुखातब होकर कहा। तुम जो चाहे कर लो, मैं अपने असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। प्रिंस काठियार ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा। तो राजकुमारी ने हाथ उठाकर सातूर को काठियार की तरफ बढ़ने से रोक दिया, जिसने हाथ में एक खारदार कोड़ा पकड़ रहा था। बुड, मुझे तुम्हारा असूल पर डट जाना पसंद आया है। चलो तुम ऐसा करो कि मेरे सामने फ़ोन करके इमरान से कह दो कि वो रहायशगाह फ़ौरन खाली कर दे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मैं जानूँ और वो जाने। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। प्रिंस काठियार ने इस बात में जवाब देते हुए कहा। सातूर, कार्डलेस फ़ोन ले आओ। राजकुमारी ने कहा और सातूर सर हिलाता हुआ तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक जदीद साख्त का कार्डलेस फ़ोन था। जो नंबर ये बताए वो प्रेस करके फ़ोन पे इनके कान से लगा दो। राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। यस राजकुमारी जी, सातूर ने मोदबाना लहजे में कहा और प्रिंस काठियार की तरफ बढ़ गया। प्रिंस काठियार ने एक फ़ोन नंबर बताया तो सातूर ने वो नंबर प्रेस कर दिया। रुक जाओ, फ़ोन पीस मुझे दो। या कलकत राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा और सातूर तेज़ी से मुड़ा और इसने फ़ोन पीस मोदबाना अंदाज में राजकुमारी चंद्रमुखी की तरफ बढ़ा दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी ने फ़ोन पीस लेकर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी पुलिस, चंद्रमाबाद। नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी चंद्रमुखी बोल रही हूँ, एक फ़ोन नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि यह नंबर कहाँ नस्ब है। दुरुस्त तौर पर चेक करके बताना। अगर वो जगह गलत निकली तो तुम दूसरा सांस ना ले सकोगी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने तेज़ लहजे में कहा। यस राजकुमारी जी, मैं दुरुस्त बताऊंगी। दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया और राजकुमारी ने वही नंबर इसे बता दिया जो अभी प्रिंस काठियार ने बताया था। प्रिंस काठियार के होंठ पिछे हुए थे। इसके चेहरे पर मायूसी के तासरात नुमाया हो गए थे।
वो समझ गया था कि राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़ी अयारी से इससे मालूमात हासिल कर ली हैं और वो अपनी सादगी की वजह से इसकी अयारी का मुकाबला नहीं कर सका। राजकुमारी अब मुस्कुराती हुई नज़रों से प्रिंस काठियार को देख रही थी। हेलो राजकुमारी जी, चंद लम्हों बाद ऑपरेटर की मोहतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, राजकुमारी ने कहा। पता नोट करें, चाकार कॉलोनी, कोठी नंबर 10, बी ब्लॉक, और फ़ोन प्रिंस काठियार के नाम पर है। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि ये टॉप सीक्रेट है, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा। ओ नहीं राजकुमारी जी, मैं समझती हूँ राजकुमारी जी, इंक्वायरी ऑपरेटर ने जवाब दिया। तो राजकुमारी ने फ़ोन ऑफ कर दिया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से बाजू की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी चंद्रमुखी बोल रही हूँ, पता नोट करो, जहाँ इमरान और उसके साथी मौजूद हैं और वहाँ फौरी तौर पर रेड कराओ, लेकिन पहले चेक कर लेना कि ये लोग अंदर मौजूद भी हैं या नहीं। अगर ना हो तो फिर इंतहाई एहतियात से निगरानी कराना। जब ये लोग वापस आएँ इस वक्त रेड कराना, राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोमखाना लहजे में कहा और साथ ही चाकार कॉलोनी का पता बता दिया। हुक्म की तामील होगी राजकुमारी जी, लेकिन ये फरमाएं कि रेड एक्स किस तरह करना है, फुल रेड या हाफ? बाशु ने पूछा। हाफ रेड। मैं इन सब को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर हलाक करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सताया है, मैं इनसे गिन गिन कर बदला लेना चाहती हूँ। इन्हें आसान मौत मारना मेरी तौहीन होगी, राजकुमारी चंद्रमुखी ने जवाब दिया। यस राजकुमारी जी, दूसरी तरफ से कहा गया और राजकुमारी ने फ़ोन ऑफ करके एक तहील सांस लिया और फ़ोन पीस सातूर के हाथ में देकर वो उठकर खड़ी हो गई। देखा तुमने प्रिंस काठियार, इसे कहते हैं जहानत। अब बोलो कहाँ गई तुम्हारी वो असूल पसंदी? राजकुमारी चंद्रमुखी ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे तस्लीम है कि तुम जहानत में मुझसे बहुत आगे हो, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने इस खुद मोहसिन खुशी नहीं की, प्रिंस काठियार ने जवाब दिया। अब तुम अपने इस मुतमईन ज़मीर को कब्र में ले जाओगे, समझे? मैं अपने हुक्म की तामील ना करने वालों को जिंदा छोड़ने की कायल नहीं हूँ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा और उसके साथ ही इसने सातूर के दूसरे साथी की तरफ हाथ बढ़ाया। मशीन गन मुझे दो, राजकुमारी चंद्रमुखी ने सर्द लहजे में कहा और इस आदमी ने तेज़ी से आगे बढ़कर मशीन गन राजकुमारी चंद्रमुखी के हाथ में दे दी और दूसरे लम्हे मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजी और गोलियां बारिश की तरह प्रिंस काठियार के जकड़े हुए जिस्म पर पड़ने लगी। प्रिंस काठियार के हलक से सिर्फ एक चीख निकली और वो चंद लम्हे पानी से निकली हुई पिछली की तरह तड़पता रहा और फिर साख्त हो गया। नॉनसेंस, मेरे हुक्म की तामील के बजाय अपनी असूल पसंदी जाहिर कर रहा था, राजकुमारी चंद्रमुखी ने ट्रिगर से उंगली हटाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने मशीन गन इस आदमी की तरफ उछाल दी और इसने इससे ले ली। सातूर, इसकी लाश भर की भट्टी में डाल दो, राजकुमारी चंद्रमुखी ने सातूर से कहा और तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके चेहरे पर फातियाना मुस्कुराहट उभर आई थी। इमरान अपने साथियों समेत स्याह रंग की एक बड़ी सी कार में सवार अकोमती रोड से गुजर रहा था। ये सड़क शहर की सबसे मसरूफ सड़क थी और इस सड़क पर बेशुमार कारोबारी और रहायशी प्लाजे बने हुए थे। इमरान की नज़रें प्रिंस एम्पायर को तलाश कर रही थीं। ड्राइविंग सीट पर वो खुद था, लेकिन पूरा रोड क्रॉस कर लेने के बावजूद जब इसे किसी भी प्लाजा पर प्रिंस एम्पायर का बोर्ड नज़र ना आया तो इसने अगले चौक से कार को मोड़ा और एक खाली पार्किंग में ले जाकर इसे रोक दिया। फिर वो कार से उतरा और तेज़ी से साथ ही बने हुए एक छोटे से बुक स्टॉल की तरफ बढ़ गया। जी साहिब, काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने चौंक कर पूछा। इस रोड पर प्रिंस एम्पायर प्लाजा है, वो कहाँ है? इमरान ने पूछा। प्रिंस एम्पायर प्लाजा, वो जनाब, यहाँ से काफ़ी आगे दाएं हाथ पर है, नीले रंग की बिल्डिंग है जनाब, इस पर राज क्लब का बोर्ड लगा हुआ है, लड़के ने जवाब दिया। राज क्लब? ओ अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस मुड़ आया। अब इसे याद आ गया था कि एक बहुत बड़े प्लाजा पर इसने राज क्लब का बोर्ड लगा हुआ देखा था, लेकिन इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि इसे तो प्रिंस एम्पायर प्लाजा की तलाश थी। पता मिल गया। साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने इमरान के वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही पूछा। हाँ, इस पर प्रिंस एम्पायर के बजाय राज क्लब का बोर्ड लगा हुआ है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अकबी सीट पर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे, जबकि सिद्दीकी और तनवीर को इमरान ने अलहदा टैक्सी पर भेजा था और इन्हें हदायत की थी कि वो आकोमती रोड के आगाज़ में मौजूद रेस्टोरेंट के सामने पहुंचकर टैक्सी छोड़ दें। इमरान कार आगे बढ़ा ले गया और फिर इस बार इसने प्रिंस एम्पायर प्लाजा को चेक कर लिया। ये 10 मंजिला इमारत थी और इस पर जहाज़ी साइज़ का राज क्लब का नेवन साइन का निस्ब था। इस प्लाजा में तो क्लब बना हुआ है, जूलिया ने कहा। हाँ, पर्दा रखने के लिए क्लब बनाया गया होगा, इमरान ने कहा
और कार आगे बढ़ा ले गया। थोड़ी देर बाद वह इस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया जहां सदीकी और तनवीर मौजूद थे। इमरान ने कार पार्किंग में रोकी और फिर इसके कहने पर सब नीचे उतर आए। इमरान ने सदीकी और तनवीर को भी अपने साथ आने का इशारा किया और वो सब रेस्टोरेंट के हॉल में दाखिल हो गए। हॉल खासा बड़ा था और इस वक्त तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। वो सब एक कोने में जाकर बैठ गए। इस वक्त जूलिया समेत वो सब मकामी मेकअप में थे। इमरान ने पॉइंट 11 से वापसी पर अपने एक पुराने दोस्त प्रिंस काठियार को फ़ोन किया और इससे एक प्राइवेट रहायशगाह हासिल कर ली। इसमें कार मौजूद थी और फिर चेकिंग ग्रुप की कार भी वहीं छोड़कर वह अलग-अलग बसों के ज़रिए सफ़र करते हुए इस कॉलोनी में मौजूद रहायशगाह पर पहुंचे। जबकि इमरान पहले मार्केट गया, वहाँ से इसने मेकअप का सामान भी खरीदा और लिबास भी। इसके बाद एक होटल के वॉशरूम में इसने अपना मास्क मेकअप किया और लिबास तब्दील किया और इसके बाद इसने बाकी साथियों के लिए लिबास खरीदे और फिर एक टैक्सी में बैठकर वो इस रहायशगाह पर पहुंच गई और अब वो इस रहायशगाह पर मौजूद कार में सवार होकर बाहर निकले। इमरान पहले मार्केट गया। यहाँ चूँकि असला पर कोई पाबंदी न थी इसलिए मार्केट से हर किस्म का असला आसानी से मिल जाता था। इमरान ने एक बड़ी दुकान से अपने मतलब का असला खरीदा और फिर कार में सवार होकर वह अकोमती रोड पहुंचे थे। जैसे ही वह एक मेज़ के गिर्द बैठे एक वेटर इनके करीब आ गया। इमरान ने इसे पाइनएप्पल जूस लाने का ऑर्डर दिया और वह सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। मैं चाहता हूँ कि अब हेडक्वार्टर पर रेड करके इस राजकुमारी चंद्रमुखी को अगवा करके अपनी रहायशगाह पर ले जाया जाए ताकि वहाँ इससे तमाम मालूमात हासिल करके इस मिशन को मुकम्मल कर दिया जाए। इमरान ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान साहिब कि इस तरह का रेड अहमखाना होगा। ला महल्ला ये सुप्रीम फोर्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ इंतहाई सख्त इंतजामात होंगे। हाँ, अगर इसे तबाह करना हो तो फिर दूसरी बात है। सफदर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि वहाँ से राजकुमारी का अगवा मुश्किल होगा? इमरान ने कहा, जी हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। सफदर ने जवाब दिया, सफदर दुरुस्त कह रहा है। जूलिया ने सफदर की तायद करते हुए कहा और फिर बाकी साथियों ने भी सफदर की तायद कर दी। जबकि मेरा ख्याल है कि वहाँ से राजकुमारी चंद्रमुखी का अगवा इंतहाई आसान होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता वेटर ट्रे उठाए आगे आ गया और वो सब खामोश हो गए। वेटर ने जूस के गिलास सबके सामने रखे और वापस चला गया। किस तरह आसान होगा? वेटर के जाने के बाद जूलिया ने हैरान होते हुए पूछा, अगर मैं सहरा बांध लूँ और तुम सब बाराती बनकर मेरे साथ चलो तो राजकुमारी चंद्रमुखी को आसानी से अगवा किया जा सकता है। हेडक्वार्टर वाले खुद ही इसे डोली में बैठाकर हमारे साथ रवाना कर देंगे। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया तो सिवाय जूलिया के सब बेइख्तियार हंस पड़े। फिर इससे पहले कि इमरान जूलिया की बात का कोई जवाब देता, अचानक रेस्टोरेंट के गेट से एक मकामी लड़की अंदर दाखिल हुई। इसने गेट पर ठहर कर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा तो इमरान ने हाथ उठाकर इसे इशारा किया तो वह लड़की तेज़ी से इनकी मेज़ की तरफ बढ़ने लगी। जूलिया और दूसरे साथी हैरत से इस मकामी लड़की को देख रहे थे। मेरा नाम मनोमती है, इस लड़के ने करीब आकर कहा। मुझे प्रिंस ऑफ डंप कहते हैं और ये सब मेरे साथी हैं। आओ बैठो, इमरान ने कहा। वैसे वो ना ही इसके इस्तकबाल के लिए कुर्सी से उठा था और ना ही इसके लिए लहजे में कोई तकल्लुफ़ था। यूँ लगता था जैसे वो काफ़ी अरसे से मनोमती का वाक़िफ़ हो। हालांकि इमरान ने अपना तारफ़ भी प्रिंस ऑफ डंप के नाम से करा दिया था। इससे तो यही ज़ाहिर होता था कि वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। बैठने का वक्त नहीं है, आप फ़ौरन स्पेशल नंबर पर सुराज को फ़ोन कर लें, मनोमती ने कहा और इसके साथ ही वह तेज़ी से मुड़ी और एक और खाली मेज़ की तरफ बढ़ गई। ये लड़की कौन है और ये सुराज कौन है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। बाकी साथियों के चेहरों पर भी हैरत थी। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि प्रिंस एम्पायर से इस राजकुमारी चंद्रमुखी का अगवा मुश्किल है और अब जबकि मैं तुम्हारी बात मानकर इसका बाकायदा इंतज़ाम कर रहा हूँ तो अब तुम खुद परेशान हो रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बात तो हमने अब की है और इंतज़ाम आपने पहले शुरू कर दिया था। क्या आपका इल्हाम होने लग गया है? इस बार सफदर ने कहा, लेकिन इमरान के जवाब देने से पहले वेटर वहाँ आ गया और इसने जूस के खाली गिलास उठाकर ट्रे में रखे और फिर वो वापस मुड़ गया। वेटर के जाने के बाद इमरान ने जेब से खसूसी सेल फ़ोन निकाला और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, लैलावती होटल। रब्ता होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। वो इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस ना किया था, लेकिन चूँकि हाल में गहरी खामोशी थी इसलिए फ़ोन से निकलने वाली हल्की सी आवाज़ भी मैं इसके गिर्द बैठे हुए बाकी साथियों को आसानी से सुनाई दे रही थी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, सुराज से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस सर, 1 मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलो, सुराज बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। प्रिंस, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। रेस्टोरेंट से। क्यों? इमरान ने भी चौंक कर पूछा।
पहली बात तो ये सुन ले कि अब आप वापस अपनी रहायशगाह पर ना जाएं, क्योंकि वो अब सुप्रीम फोर्स के घेरे में है। प्रिंस काटियार को अगवा करके सुप्रीम फोर्स वाले ले गए और राजकुमारी ने इस पर तशद्दुद करके इसे हलाक कर दिया है और इसे कोठी का पता मालूम कर लिया है और राजकुमारी वापस अपने हेड क्वार्टर पहुँच चुकी है। स्पेशल वे का रास्ता खोल दिया गया है। आप मनुमति के हमरा वहाँ चले जाएं। मनुमति आपको लीड करेगी, लेकिन आपने अपना वादा याद रखना है। दूसरी तरफ से कहा गया, वो तो मुझे याद है, लेकिन इस रास्ते की तफसील तो बताओ। इमरान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मनुमति को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वो आपको सेफ अंदाज में ले जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, इमरान ने कहा और राब्ता ख़त्म करके और सेल फोन जेब में डालकर वह उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही बाकी साथी भी उठ खड़े हुए। इन्हें उठते देखकर वेटर प्लेट में बिल लिखे इनकी तरफ लपक कर आया था। इमरान ने जेब से मुकामी करेंसी का एक बड़ा नोट निकाल कर प्लेट में रख दिया। बाकी तुम्हारा, इमरान ने कहा और तेज़ी से बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वेटर ने बड़े मसरत भरे अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। इसका शुक्रिया अदा करने का अंदाज बता रहा था कि टिप इसकी तवक्का से बहुत ज़्यादा है। वो सब खामोशी से बाहर आ गए थे। उसी में मनुमति भी बाहर आ गई। मेरी कार के पीछे आ जाओ, मनुमति ने करीब से गुजरते हुए कहा। मेरी कार के पीछे आ जाओ, मनुमति ने करीब से गुजरते हुए कहा। मेरे दो साथी तुम्हारे साथ कार में जाएंगे, क्योंकि मेरी कार में इनके लिए जगह नहीं है, इमरान ने कहा। तो मनुमति ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने सदीक और तनवीर को मनुमति के साथ जाने का इशारा किया और फिर वह एक तरफ खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जूलिया और दूसरे साथी इसके पीछे चल पड़े। चंद लम्हों बाद दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई एक साइड रोड की तरफ बढ़ती चली गईं। आगे मनुमति की कार थी, जबकि इसके अकम में इमरान की कार थी। ये मनुमति और ये लैला वलद थी। होटल का स्वराज कौन है? कम से कम कुछ तो हमें बता दिया करो, जूलिया ने कसीले लहजे में कहा। मनुमति के बारे में तो बताते हुए तुमसे डर लगता है कि आखिर तुम पाकशिया सिगरेट सर्विस की सेकंड चीफ हो। फर्स्ट चीफ तो फिर भी सब्र तहम्मुल कर जाएगा, लेकिन सेकंड चीफ तो बहरहाल सेकंड चीफ ही होता है। इसने पल के झपके बगैर ही मुझे गोली से उड़ा देना है। इमरान की ज़ुबान रवा हो गई। मुझसे फजूल बातें ना करो, असल बात बताओ, जूलिया ने गिराते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे इमरान ने कार को एक रहायशी प्लाजा के गेट के अंदर मोड़ दिया तो वो सब चौंक कर सीधे हो गए। मनुमति की कार इनके आगे थी और वो एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने भी कार का रुख पार्किंग की तरफ मोड़ दिया। चंद लम्हों बाद दोनों कारें पार्किंग में जाकर रुक गईं। हमने फ्लैट नंबर 61 में जाना है, 3rd फ्लोर पर, मनुमति ने कार लॉक करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ मेन गेट की तरफ मुड़ गया। इसके साथी भी इसके पीछे चल पड़े, जबकि जूलिया जानबूझकर मनुमति की तरफ बढ़ गई। इमरान ने किन अखियों से इसे मनुमति की तरफ जागते देखा तो इसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। इमरान की रफ्तार चूँकि बेहद आहिस्ता थी, इसलिए इसके साथी भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। इसलिए मनुमति और जूलिया दोनों तेज़ी से चलती हुई इनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। मिस जूलिया मनुमति के साथ जा रही हैं। सफदर ने हैरान होकर कहा, वो देखना चाहती हैं कि कहीं कांटे की नोक बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं कि उल्टा शिकारी के गले में ही फंस जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन शकील और सफदर दोनों भी इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहिब, आपकी इस बात का क्या मतलब हुआ और ये सफदर और कैप्टन शकील क्यों हंसे हैं? सदीकी ने हैरान होते हुए कहा। तो कैप्टन शकील ने सदीकी और तनवीर को मुख्तसर तौर पर कार में होने वाली इमरान और जूलिया की गुफ्तगू के बारे में बता दिया तो इस बार वो दोनों भी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो सब 3rd फ्लोर के फ्लैट नंबर 61 के सामने पहुंच चुके थे। दरवाज़ा बंद था। इमरान ने दरवाजे पर हाथ रखकर इसे धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और वह अंदर दाखिल हो गया। इसके साथी भी इसके पीछे अंदर आ गए। ये फ्लैट का सीटिंग रूम था। मनुमति और जूलिया दोनों वहाँ मौजूद थीं। आप बैठिए, मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं किसी ने आप लोगों को यहाँ आते हुए चेक तो नहीं कर लिया, मनुमति ने कहा और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खासी पुरसरार बन रही है ये मोहतरमा, कैप्टन शकील ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। और फिर कुछ देर तक इन सब के दरमियान बातें होती रहीं और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मज़ीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और मनुमति अंदर दाखिल हुई। इसने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है। तुम लोगों के बारे में इनके पास किसी किस्म की मालूमात मौजूद नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी रहायशगाह की निगरानी कर रहे हैं ताकि तुम जैसे ही वापस आओ वो तुम्हें बेहोश करके ले जाएं। मनुमति ने दरवाज़ा बंद करके इमरान से मुखातब होते हुए कहा, यह मालूम कर लिया है कि राजकुमारी चंद्रमुखी हेड क्वार्टर में मौजूद भी हैं या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वो वहाँ मौजूद हैं और बड़ी बेचैनी से तुम्हारे बारे में इतला का इंतज़ार कर रही है, मनुमति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया
और फिर वो कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसने अलमारी के पट खोले और हाथ अंदर डालकर इसने कोई बटन प्रेस किया तो अलमारी के अंदरूनी खाने यकलकत घूम गए। अब जो खाने सामने आए इनमें से एक खाने में दीवार के साथ बाकायदा स्विच पैनल नस्ब था, जिसमें बेशुमार छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगों के बटन भी मौजूद थे और इनके दरमियान 2 पैनल भी थे। मनुमति ने बड़ी महारत से मुख्तलिफ बटनों को प्रेस करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो मुख्तलिफ बटन दबाती रही तो एक पैनल पर मौजूद सुई हरकत में आ गई, लेकिन दरमियान में जाकर एक हिस्से पर रुक गई। तो मनुमति ने एक बार फिर मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और सुई एक बार फिर हरकत में आ गई, लेकिन वो एक और हिस्से पर जाकर रुक गई। अभी इसी के बाद एक और हिस्सा मौजूद था। मनुमति ने तीसरी बार फिर बटन पैनल शुरू कर दिए और इस बार सुई आखिरी हिस्से पर पहुंच गई। मनुमति ने इस बार सिर्फ एक सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन प्रेस किया और फिर बोर्ड के निचले हिस्से में लगे हुए बटनों को प्रेस करना शुरू कर दिया। अब दूसरे पैनल में सुई हरकत करने लगी और फिर 3 बार बटन प्रेस करने के बाद वो सुई भी पैनल के आखिरी हिस्से पर पहुंच गई। तो मनुमति ने एक तहील सांस लेते हुए वही सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन प्रेस कर लिया और इसके साथ ही हाथ हटा लिया। अलमारी के पट एक बार फिर घूम गई और अब खानों में इस्तेमाल का सामान फेरा हुआ नजर आ रहा था। आइए, स्पेशल वे खुल चुका है, मनुमति ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। ये इस कदर बचीदा सिस्टम तुम्हें याद कैसे कर रखा था? इमरान ने के लहजे में हैरत थी, क्योंकि वाकई ही सिस्टम इंतहाई बचीदा था। जिस इंजीनियर ने यह सिस्टम बनाया था इसे मैंने दोस्त बना लिया था। इसने मुझे ना सिर्फ ये सिस्टम समझा दिया था बल्कि एक ऐसा ही बोर्ड बनाकर इसने मुझे इसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी कराई थी। इसके बावजूद हर बार इसे इस्तेमाल करते वक्त मुझे खौफ रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इसमें एक ऐसा खुदकार सिस्टम है कि अगर मामूली सी भी गलती हो जाए तो फिर ये पूरा फ्लैट ना सिर्फ हमारे लिए कैद खाना बन जाता बल्कि हेड क्वार्टर इंचार्ज बादशाह को भी इसकी इत्तला मिल जाती और फिर जाहिर है हमारा जो हशर होता वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मनुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इंजीनियर अब कहाँ है? मैं इससे मिलना चाहता हूँ, वो वाकई इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत रखता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे राजकुमारी चंद्रमुखी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, क्योंकि इसने एक बार राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए थे। मनुमति ने एक तहील सांस लेते हुए कहा तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए। ओ वेरी बैड, ये जुल्म है। बहरहाल आओ, अब कहाँ जाना है? इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मेरे पीछे आ जाएं। मनुमति ने कहा और अंदरूनी कमरे की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो सब एक तंग सी खासी तहील सुरंग से गुजर रहे थे। सुरंग इस कदर तंग थी ये एक वक्त में एक आदमी भी टेढ़ा होकर इसमें से गुजर सकता था। बहरहाल सुरंग का इख्तिताम एक खुले कमरे में हुआ। यहाँ पहुंचकर मनुमति ने जेब से एक नक्शा निकाला और इसे खोलकर इसने कमरे में मौजूद एक मेज पर फैला दिया। ये हेडक्वार्टर का अंदरूनी नक्शा है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं नक्शा नवीस तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की है आप इसे समझ सकें। मनुमति ने कहा तो इमरान की आंखों में चमक सी आ गई। वेल डन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने मनुमति से नक्शे के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? हेडक्वार्टर में हैं या इससे बाहर? इमरान ने कहा, हम हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हैं। मनुमति ने नक्शे पर उंगली रखकर जगह की निशानदेही करते हुए कहा, यहाँ से हमारी आवाज़ तो इन तक नहीं पहुँच जाएगी या हमारी मौजूदगी वो किसी तरह भी चेक तो ना कर सकेंगे? इमरान ने कहा, नहीं, तमाम हवाजती सिस्टम सामने के रुख पर हैं। वहाँ से तो एक मक्खी भी इनकी इजाज़त के बगैर और इनकी नज़रों में आए बगैर हेड क्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन हेड क्वार्टर के अंदर और रकबी तरफ ऐसा कोई सिस्टम नस्ब नहीं है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी स्पेशल वे के इस पेचीदा सिस्टम पर इंतहाई भरोसा करती हैं। वैसे भी सिवाय राजकुमारी चंद्रमुखी और हेड क्वार्टर इंचार्ज बादशाह के और किसी को भी स्पेशल वे और इस सिस्टम के बारे में इल्म नहीं है। मुझे भी इसका इल्म इस इंजीनियर से दोस्ती की वजह से ही हुआ था। मनुमति ने कहा, कितने अफराद यहाँ हेडक्वार्टर में काम करते हैं? इमरान ने पूछा। मुझ समेत 10 अफराद, जिनमें राजकुमारी का नंबर 2 बादशाह भी शामिल है। मनुमति ने जवाब दिया, क्या तुम जानती हो कि ये लोग क्या करते हैं और कहाँ कहाँ मौजूद रहते हैं? इमरान ने पूछा। तो मनुमति ने तफसील बता दी। ओके, फिर हमें राजकुमारी को यहाँ से अगवा करके कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया जाए और यही वाकई मिशन मुकम्मल किया जाए। इमरान ने अपने साथियों से कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। मैं और जूलिया राजकुमारी चंद्रमुखी के पोर्शन में दाखिल होकर इसे कवर करेंगे और तुम सब मनुमति के साथ जाकर हेडक्वार्टर में मौजूद बाकी सब अफराद को ख़त्म करके राजकुमारी चंद्रमुखी के पोर्शन में आओगे। इमरान ने हदायत देते हुए कहा, सुराज से आपने एक वादा किया था, क्या आपको वो वादा याद है? अचानक मनुमति ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, हाँ,
क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपने वो वादा हर सूरत में पूरा करना है, मनुमति ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। क्या वादा था इमरान? जूलिया ने चौंक कर पूछा। इसके चेहरे पर कदरे गुस्से के तासरात मौजूद थे। राजकुमारी चंद्रमुखी को हलाक करने का वादा, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने भी इख्तियार एक इत्मीनान भरा तहील सांस लिया। देखा मनुमति, मैंने वादा ज़रूर किया है और मैं इसे पूरा भी करूंगा, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारा मिशन सिर्फ राजकुमारी चंद्रमुखी को हलाक करना नहीं है। हमने राजकुमारी चंद्रमुखी से अपने असल मिशन के बारे में मालूमात हासिल करनी है और फिर अपने मिशन को मुकम्मल करना है। इसके बाद वादा वफा की बारी आएगी, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा, मनुमति ने होंठ चबाते हुए कहा। अगर तुम सोच रही हो कि तुमने हमें यहाँ लाकर गलती की है, तो हम अभी से यहीं से वापस जाने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे या तुम्हारे भाई सुराज के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। हम मिशन के तकमील का कोई और तरीका सोच लेंगे, इमरान ने कहा। तो मनुमति का चेहरा सता हुआ बेइख्तियार खुल उठा। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि राजकुमारी चंद्रमुखी इंतहाई चालाक, अयार और शातिर औरत है। अगर वो आपके हाथों से निकल गई तो फिर मैं भी हलाक करती जाऊंगी और सुराज भी, मनुमति ने जवाब दिया। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो रहा है तो फिर ऐसा करो कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। इस तरह तुम या तुम्हारा भाई सुराज किसी सूरत भी सामने ना आएगा। अलबत्ता मेरा वादा कायम रहेगा, इमरान ने कहा। इन हालात में ये बेहतर रहेगा अगर आप फौरी तौर पर राजकुमारी चंद्रमुखी को हलाक कर देते, तो फिर मुझे वापस जाने की ज़रूरत ना रहती, मनुमति ने कहा। ओके जूलिया, तुम मनुमति के साथ जाओ और इसे बाहर छोड़कर वापस आ जाओ। तब तक मैं दूसरे साथियों के साथ इस नक्शे पर डिस्कस करता हूँ, इमरान ने कहा। और जूलिया सर हिलाती हुई मनुमति के साथ वापस सुरंग में चली गई। इमरान इन जाते देखता रहा। इसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी और सोच के तासरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी चंद्रमुखी अपने मखसूस कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी एक रसाले के मुताले में मसरूफ़ थी कि साइड तपाई पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। राजकुमारी चंद्रमुखी ने रसाला उलट कर मेज़ पर रखा और रिसीवर उठा लिया। यस, राजकुमारी चंद्रमुखी बोल रही हूँ, राजकुमारी चंद्रमुखी ने तोमखाना लहजे में कहा। बाजू बोल रहा हूँ। और तमाम मशीनरी भी लेबॉरेटरी पहुँच गई है, बाशु ने कहा। तो राजकुमारी चंद्रमुखी के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात मजेदार हो गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? राजकुमारी ने पूछा। नहीं राजकुमारी जी, हालांकि हमें इमरान और इसके साथियों की तरफ से खतरा था और इस सिलसिले में हमने पूरे इंतजाम कर दिए थे, लेकिन वहाँ चिड़िया का बच्चा भी मौजूद न था। तमाम काम इत्मीनान और सुकून से मुकम्मल हो गया है, बाशु ने जवाब देते हुए कहा। इमरान और इसके साथियों का पता चला? राजकुमारी चंद्रमुखी ने पूछा। नो राजकुमारी जी, वो मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, बाशु ने जवाब दिया। ये इमरान और इसके साथी आखिर कहाँ गायब हो गए हैं? राजकुमारी ने कहा। इनकी तलाश जारी है राजकुमारी जी, और इनकी रहायशगाह की भी इंतहाई सख्ती से निगरानी की जा रही है। जल्दी इनके बारे में मालूम हो जाएगा, बाशु ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हारे खसूसी कैमरों ने भी इन्हें अभी तक चेक नहीं किया? राजकुमारी चंद्रमुखी ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं राजकुमारी जी, ये कैमरे तो दारुल हुकूमत में आमद या बाहर जाने के रास्तों पर नस्ब है, दारुल हुकूमत के अंदर तो नस्ब नहीं है, बादशाह ने जवाब देते हुए कहा। ओ अच्छा ठीक है, बहरहाल मैं इनके बारे में जल्द से जल्द मालूम कराना चाहती हूँ। तुम चेकिंग ग्रुप को मज़ीद मुस्तैद रहने का हुक्म दे दो। इनके मतलब अब तक मालूम हो जाना चाहिए था। बहरहाल इन्हें बटान से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, समझे तुम? राजकुमारी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। यस राजकुमारी जी, इस राहत में यकीनन कोई कार मौजूद थी। अगर आप तुरंत हथियार से इस कार का नंबर वगैरह मालूम कर लेती तो हमें बेहद सहूलत मौजूद हो जाती। वैसे पूरे दारुल हुकूमत में चलने वाली टैक्सी ड्राइवरों को आपके अहकामात पहुँचा दिए गए हैं। जैसे ही वो किसी मशकूक आदमी को बैठाएंगे फ़ौरन इतला दे देंगे, बादशाह ने जवाब देते हुए कहा। बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी कह दो, इसके साथ साथ पेट्रोल पंपों तक भी मेरे अहकामात पहुँचा दो। अगर इनके पास पेट्रोल डलवाएंगे। राजकुमारी ने कहा। यस राजकुमारी जी, आपके अहकामात की कोई तामील होगी, बादशाह ने जवाब देते हुए कहा। जैसे ही इनके बारे में कोई इतला मिले मुझे तुम्हें थोड़ी इतला देनी है, राजकुमारी ने कहा। यस राजकुमारी जी, मैं जल्द ही इतला दूंगा। वो आखिर कब तक रहेगी, बादशाह ने कहा। और राजकुमारी ने उनके कंधे पर सिर रख दिया और एक बार फिर रिसाला उठाकर इसे देखने लगी, लेकिन चंद लम्हों बाद इसने रिसाला बंद कर इसे एक तरफ रख लिया। तुम कब तक छुपोगे इमरान? तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत बहरहाल मेरे हाथों लिखी जा चुकी है, राजकुमारी ने उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाकर कहा। और फिर अलमारी से इसने शराब की एक बोतल और एक गिलास उठाया
और वापस आकर इसने बोतल और गिलास तपाई पर रखे और कुर्सी पर बैठकर इसने बोतल का ढक्कन हटाया और शराब गिलास में ढेलने लगी। जब गिलास आधा भर गया तो इसने बोतल के ढक्कन से मुंह लगा दिया और फिर गिलास उठाकर इसने चुस्कियां ले लेकर शराब पीनी शुरू कर दी। अभी इसने थोड़ी सी शराब पी थी कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी और राजकुमारी ने गिलास तपाई पर रखा और रिसीवर उठा लिया। यस, राजकुमारी चंद्रमुखी ने पूछा। बादशाह बोल रहा हूँ राजकुमारी जी, इमरान और उसके साथियों के बारे में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूँ। बादशाह ने कदर कर जोश लहजे में कहा, क्या पेशरफ्त हुई है, जल्दी बताओ। राजकुमारी चंद्रमुखी ने चौंक कर पूछा। इमरान और उसके साथी आकौमती रोड के ग्लास में रेस्टोरेंट में बैठे रहे हैं और सब मकामी मेकअप में थे। बादशाह ने कहा तो राजकुमारी चंद्रमुखी बे इख्तियार उछल पड़ी। आकौमती रोड पर तुम्हारा मतलब है कि हेडक्वार्टर वाली रोड पर? राजकुमारी ने चौंक कर पूछा। यस राजकुमारी जी, बादशाह ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि ये लोग हेडक्वार्टर पर रेड करना चाहते हैं। राजकुमारी ने चेहरे पर पानी लगाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ दाखिल हो सके? अगर वो ऐसी हिमाकत करेंगे भी सही तो फिर चुनों की तरह पड़ेगी। बादशाह ने जवाब दिया, कोई बड़े खतरनाक लोग हैं। बहरहाल तुम पूरे हेडक्वार्टर को रेड अलर्ट कर दो। राजकुमारी ने तेज लहजे में कहा। राजकुमारी जी, आप बेफिक्र रहें, मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है। बादशाह ने जवाब दिया। कैसे इतला मिली कि वो उसके साथी थे? राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी जी, हमारा एक आदमी काम से इस रेस्टोरेंट में गया तो इस वक्त वो लोग जा रहे थे। इस वक्त तो इसने ख्याल ना किया था क्योंकि वो मुकामी लोग थे, लेकिन फिर अचानक इसके ज़हन में इनकी तादाद और कद्दोकामत आ गई तो वो फौरी इन्हें चेक करने के लिए बाहर गया, लेकिन वो जा चुके थे। इसने इधर उधर से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई इनकी तरफ मुतवज्जा ना हुआ था, इसलिए इनके बारे में मज़ीद कुछ पता नहीं चल सका। बादशाह ने कहा, तुम ऐसा करो कि चेकिंग ग्रुप के इंचार्ज साखारा को कहो कि वो अपने खास होशियार आदमी वहाँ भेजे और मज़ीद इंक्वायरी करे। इन लोगों के बारे में मज़ीद मालूमात यकीनन मिल जाएंगी कि वो किस कार में सवार थे, कहाँ से आए थे, किस तरफ गए। और एक काम और करो कि इस आदमी से जिसने इन्हें रेस्टोरेंट में देखा है, इनके हुलिया मालूम करके, ख़ास तौर पर इस औरत का और इसके लिबास के बारे में मालूमात करके पूरे शहर में मौजूद ग्रुप्स को बता दो ताकि वो आसानी से चेक कर सकें। राजकुमारी ने कहा, यस राजकुमारी जी, मैंने आपके हुक्म के पहले ही तामील कर दी हुई है। बादशाह ने जवाब दिया। वेल डन, मुझे तुम्हारी यही सलाहियतें पसंद है, तुम वाकई जहानत में यकता हो। राजकुमारी ने जवाब दिया। आप कभी बेफिक्र रहें राजकुमारी जी, ये लोग लाख टक्करे मारें लेकिन सुप्रीम फोर्स के मुकाबले में शिकस्त ही इनका मुकद्दर बनेगी। बादशाह ने जवाब दिया और राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए सिर रख दिया। हाँ, शिकस्त इनका मुकद्दर है और वो भी यकीनी शिकस्त। राजकुमारी ने कहा और एक बार फिर इसने शराब के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर दस्तखत की आवाज़ सुनाई दी और राजकुमारी बे इख्तियार चौंक पड़ी। कौन है? राजकुमारी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि इसके खास कमरे में किसी के आने की कोई सूरत ही ना थी। आज तक ऐसा ना हुआ था कि कोई इस तरह इसके खास कमरे में आया हो। अनुमति हूँ राजकुमारी जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बाहर से किचन सुपरवाइज़र अनुमति की इंतहाई मुतवाना आवाज़ सुनाई दी। ओ तुम आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। राजकुमारी ने एक तहील सांस लेते हुए कहा। वैसे इसके चेहरे पर शदीद हैरत थी क्योंकि मनमती आज से पहले कभी इस तरह इससे मिलने न आई थी और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक मकामी औरत और एक मकामी मर्द अंदर दाखिल हुआ तो राजकुमारी बे इख्तियार उछल कर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? कौन हो और यहाँ कैसे आ गई हो? राजकुमारी ने मर जाने की हद तक हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि ये दोनों इसके लिए अजनबी था। मेरा नाम प्रिंस ऑफ डंप है, राजकुमारी चंद्रमुखी। और राजकुमारी के पास राजकुमारी आते हैं। अचानक इसमें मुकामी मर्द की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और राजकुमारी चंद्रमुखी को यूं महसूस हुआ जैसे इसके ज़हन में अचानक एटम बम का धमाका हो गया हो। वो इमरान की आवाज़ पहचान गई थी। तुम अली इमरान, तुम और यहाँ तुम क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ओहो, राजकुमारी चंद्रमुखी के मुँह से बे इख्तियार निकला और इसके साथ इसके एहसासात किसी स्याह दलदल में डूबते चले गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही एडवेंचर से भरपूर नावल का ये हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, क्या इमरान और उसके साथी राजकुमारी चंद्रमुखी को अगवा करने और यहाँ से ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए देखिए इस नावल का अगला और आखिरी हिस्सा सिर्फ उर्दू सफ़ा चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।